नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पे। यह बिहार जीके जीएस का 14वां क्लास है और इस क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं 15 क्वेश्चनों का एक सीरीज, जो कि आपके 40 नंबर के क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में झील का नाम दिया गया है और सूची 2 में राज्यों का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है सांभर झील। तो सांभर जो झील है वो राजस्थान में है। दूसरा दिया है लोनार झील। तो लोनार झील जो है वह महाराष्ट्र राज्य में है। तीसरा दिया है पुलिकट। पुलिकट जो है वह तमिलनाडु में है। और चौथा दिया है नौकुचिया। तो नौकुचिया झील जो है वह उत्तराखंड राज्य में है। तो ये आपका सही मैचअप होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रावत भाटा, कुडनकुलम, कल्पक्कम या तारापुर। तो यहाँ पर भारत में सबसे अधिक जो क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है वह है कुडनकुलम। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं कुडनकुलम। तो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो है वह तमिलनाडु राज्य में है और इसे किसके सहयोग से बनाया गया है? तो यह रूस के सहयोग से बनाया गया है। यह रूस के सहयोग से इसे बनाया गया है। रावत भाटा की अगर बात किया जाए तो रावत भाटा जो है वह राजस्थान में है। कलपक्कम की अगर बात की जाए तो कलपक्कम भी तमिलनाडु में है। और तारापुर की अगर बात किया जाए तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह जो है पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमानी तथा उसकी स्थिति सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है गंगोत्री जो है उत्तराखंड में है। तो बिल्कुल आपका सही है, गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में है। दूसरा कह रहा है कि जेमू ग्लेशियर। तो जेमू ग्लेशियर जो है यह हिमाचल प्रदेश से गलत है, क्योंकि जेमू ग्लेशियर जो है यहीं से तीस्ता नदी निकलती है और यह सिक्किम राज्य में है। ठीक है, तो जेमू ग्लेशियर से ही तीस्ता नदी निकलती है और यह सिक्किम राज्य में है। चोमायुंगडुंग जो है तिब्बत में है, बिल्कुल सही है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम दर्रे में स्थित है। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही है आपका बी वाला, क्योंकि बी वाला दिया है जेमू ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश, जबकि हिमाचल प्रदेश में नहीं, वह सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है। गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, यमुना का या गोदावरी का। तो यहाँ पर भारत की नदियों, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है पूर्ण रूप से भारत में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भारत की नदियों की अगर बात करें तो भारत की नदियों में सबसे अधिक जो नदी बेसिन क्षेत्र आता है वह गंगा नदी का आता है। तो सही आंसर होता है ए। और अन्य की अगर यहाँ पे बात करें तो उत्तर भारत का जो पूरा विशाल मैदान है, जैसे आप देखते हो उत्तर भारत का जो पूरा विशाल मैदान है, जो पंजाब हरियाणा से लेके वेस्ट बंगाल तक, ठीक है, वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। यह पूरा का पूरा आपका वेस्ट बंगाल और साथ ही साथ आगे चल के बांग्लादेश तक, तो यह जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का ही मैदान है। और यह उत्तर भारत के विशाल मैदान का लगभग, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो यह लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बिहार में पूछे गए हैं। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और इस मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो उत्तर भारत के पूरे मैदान में आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और भारत में भी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी ही भारत में पाई जाती है। दक्षिण भारत में अगर आपसे पूछते हैं कि दक्षिण भारत में किस नदी का बेसिन सबसे अधिक है, तो साउथ इंडिया का आपका हो जाता है, ठीक है, गोदावरी का सबसे अधिक नदी बेसिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब यहाँ पे दिया है नदी का नाम और दूसरा दिया है उद्गम स्थल। तो सबसे पहले दिया है सतलज। तो सभी ने पता है कि सतलज का जो उद्गम स्थल है वह राकस ताल से है।
दूसरा दिया है सिंधु, तो सिंधु का जो उद्गम स्थल है वह है बोखर चू हिमनद। तीसरा दिया है शारदा, तो शारदा का जो उद्गम स्थल है वह है मिलाम हिमनद या मिलान ग्लेशियर। और चौथा दिया आपका तीस्ता, तो तीस्ता को मैंने बताया कि यह जेमू ग्लेशियर से निकलता है, और जेमू ग्लेशियर किसके अंतर्गत आता है, तो आपका कंचनजंगा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन में कंचनजंगा दिया है ना कि जेमू ग्लेशियर। अगर जेमू ग्लेशियर दिया रहता तो हम जेमू ग्लेशियर करते हैं। और अभी मैंने बताया कि जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, तो जेमू ग्लेशियर जो स्थित है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये आपका सही मैचअप होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके महत्व क्या क्या है। तो हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि यह जलवायु संबंधी प्रभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यह आपका नॉर्थ में हिमालय तो ट्रांस साइबेरियस जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोकने का कार्य करता है, तो जलवायु। और साथ ही साथ जो दक्षिण पश्चिम आपका ग्रीष्मकालीन मानसून आता है जो वर्तमान समय में आने वाला है, जून 1 जून के पहले सप्ताह में जो आता है, तो इस मानसून को रोककर यह भारत में क्या करता है, वर्षा कराता है। तो जलवायु संबंधी प्रभाव। प्रतिरक्षा कैसे करता है, प्रतिरक्षा दो प्रकार से करता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा हिमालय है, तो हमें यहाँ पर कोई बहुत अधिक सेनाओं को रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से जो मैंने बताया कि ट्रांस साइबेरियस जो ठंडी हवाएं आती हैं उन ठंडी हवाओं को रोकने का यह कार्य करता है। और उर्वर मृदा का स्रोत भी है। उर्वर मृदा का स्रोत इसलिए क्योंकि उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं उनका उद्गम स्थल कहाँ से है, हिमालय से है। तो नदियां अपने साथ जलोढ़ निक्षेपों को लेकर चलती हैं, और आप देखेंगे कि पूरे का पूरा उत्तर भारत का मैदान जैसे मैंने बताया कि जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। तो जलोढ़ निक्षेप और जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, तो जलोढ़ निक्षेपों से ही जलोढ़ मिट्टी बनती है, तो इसलिए उर्वर मृदा का यह क्या है, स्रोत है। नाभिकीय खनिज का संसाधन यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर होता है कि हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल स्थित है अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप एवं मालदीव के बीच, या अंडमान निकोबार एवं इंडोनेशिया के बीच। तो यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि 9 डिग्री जो चैनल है वह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री जो चैनल है वह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। उसके बाद 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री जो चैनल है वह मालदीव से मिनिकॉय के बीच है। उसके बाद जो आपका 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है। और ग्रेट चैनल जो है, ठीक है, ग्रेट चैनल जो है वह निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। ठीक है, निकोबार को सुमात्रा द्वीप पड़ता है, ठीक है, आइसलैंड जो कि इंडोनेशिया में है। तो इसको अलग करने का काम कौन करता है, ग्रेट चैनल करता है। तो अब यहाँ पूछा है कि 9 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो मिनिकॉय भी लक्षद्वीप जो है यूटी का केंद्र शासित राज्य का हिस्सा है। तो इस प्रकार से दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 9 डिग्री चैनल जो है वह लक्षद्वीप और मालदीव के बीच यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर होता है आपका, यहाँ पर जो आपका दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय दोनों के दोनों, ठीक है, लक्षद्वीप के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका सही आंसर होता है बी, कि जो आपका मिनिकॉय भी है जो वह लक्षद्वीप का हिस्सा है। तो सही आंसर होता है बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणीय राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल या राजस्थान। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि भारत में रबड़ उत्पादन का जो अग्रणीय राज्य है वह है केरल। अब यहाँ पे जानते हैं कि केरल में जो होता है देश का 70% अकेले उत्पादन रबड़ का कौन करता है, केरल करता है। रबर का उत्पादन जो करता है वह केरल करता है। अब यहाँ पे जानते हैं कि भारत में अगर बाजरा की बात करें तो राजस्थान के स्थान पे बाजरा में पहले स्थान पे राजस्थान है। और चावल उत्पादन की अगर बात की जाए तो चावल में वेस्ट बंगाल है। गेहूं और आलू की बात की जाए, ठीक है, तो यूपी जो है गेहूं और आलू में है। और केसर की अगर बात की जाए तो केसर के लिए जम्मू कश्मीर है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर केसर और अफीम के लिए भी है।
और यहाँ पे बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार का याद रखिएगा, रोहतास जो जिला है, ठीक है, बिहार का रोहतास जिला वह चावल और गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, कि सबसे अधिक चावल और गेहूं किस जिले में होता है, बिहार के, तो रोहतास जिले में होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि रबर उत्पादन में, तो यहाँ पे सही आंसर होता है आपका सी, केरल है जो देश का अकेले 70% रबर का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है, बांद्रा टर्मिनल, बोरीबंदर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या ठाणे रेलवे स्टेशन। तो भारत में जो प्रथम रेलवे टर्मिनल है वह सही आंसर होता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो सही आंसर होता है आपका सी। अब जानते हैं इसके बारे में कि तत्कालीन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से निर्मित टर्मिनल का नाम परिवर्तित करके साल 1966 में 1966 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को जो है साल 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, यानी कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। अगर यहाँ पे बात करें कि भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कब की गई थी, तो 16 अप्रैल साल 1953 को की गई थी। मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी यह ट्रेन 34 किलोमीटर के लिए, ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी 34 किलोमीटर के लिए। तो ये रहे इसके डिटेल के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि काल बैसाखी चलती है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो काल बैसाखी जो है वह पश्चिम बंगाल में चलती है, वेस्ट बंगाल में, तो सही आंसर होता है आपका डी। जानते हैं इसके बारे में कि काल बैसाखी जो है मानसून के आगमन से पूर्व होने वाली वर्षा है, जिसे पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और इसे काल बैसाखी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह बैसाख के महीने में आती है और काल का मतलब ये होता है कि इससे काफी अधिक खतरा होता है, इसलिए इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। नार्वेस्टर की अगर बात किया जाए तो नार्वेस्टर जो है यह बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में चाय, जूट और चावल की खेती के लिए काफी हेल्पफुल होता है। अब बिहार का कौन सा पार्ट, तो बिहार का वह पार्ट जैसे किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, जो वेस्ट बंगाल से सटे हुए, यहाँ पर चावल और चाय की खेती के लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है नार्वेस्टर या काल बैसाखी। अब यहाँ पे कुछ अन्य की अगर बारे में बात कर लें तो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि कर्नाटक में जो होता है, तो कर्नाटक में आपसे पूछता है कि मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, तो चेरी ब्लास्म कहा जाता है। और यह काफी के फूलों के लिए काफी सहायक होता है, इसलिए इसे चेरी ब्लास्म कहा जाता है। और केरल में इसी वर्षा को मैंगो सावर यानी कि आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। मैंगो सावर यानी कि आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। और नार्वेस्टर को अब कई बार पूछा जाता है कि नार्वेस्टर, जैसे मैंने बताया कि नार्वेस्टर जो है यह बिहार में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है और असम राज्य में भी है। तो नार्वेस्टर को असम राज्य में किस नाम से जाना जाता है, तो असम राज्य में इसे स्थानीय भाषा में बोर्डो ई चीला के नाम से जाना जाता है। बोर्डो ई चीला के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये रहे आपके इसके डिटेल के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपको पता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन से, तो सबसे पहले आपका है गुजरात, दूसरा है आपका राजस्थान, तीसरा है आपका मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस राज्य से नहीं गुजरता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उड़ीसा राज्य है, यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो सही आंसर होता है सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, वेस्टर्न घाट, अरावली, हिमालय या सतपुड़ा। तो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह आपका अरावली होता है, तो सही आंसर होता है बी। अब जानते हैं इसके बारे में कि अरावली पहाड़ियां जो है कितने राज्यों में फैली है। तो अरावली की जो पहाड़ियां हैं यह राजस्थान, उसके बाद गुजरात, हरियाणा और एक यूटी। यूटी में कौन, तो आपका दिल्ली,
न्यू दिल्ली। तो अगर आपसे पूर्ण राज्यों की बात करें तो 3, और कुल राज्यों की मिला के अगर बात करें तो यह 4 राज्यों में फैली हुई है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है, और इस अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, गुरु शिखर, जिसकी हाइट कितनी है तो इसकी हाइट है 1722 मीटर। और माउंट आबू एक और याद रखें, कई बार पूछा जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर यहाँ पर है। जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर है, इसके लिए भी माउंट आबू काफी प्रसिद्ध है। तो ये हो गए आपके अरावली के बारे में। और अरावली के पश्चिम से बनास और लूनी नदियां भी निकलती है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि बनास और लूनी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो अरावली से ही है बनास और लूनी नदी का उद्गम स्थल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो जैसा कि आपने पता है कि हिमालय जो है वह 4 भागों में बटा है। सबसे पहला जो है वह ट्रांस हिमालय है। दूसरा जो है इसको हम लोग हिमाद्री या हिमानी, हिमाद्री, महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो है इसे मध्य या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। और चौथा जो है इसे हम लोग शिवालिक या बाह्य हिमालय के नाम से इसे हम जानते हैं। तो सबसे दक्षिणी भाग, जैसे ये ऊपर उत्तर है और नीचे क्या है, दक्षिण है, तो उत्तर से दक्षिण, तो सबसे दक्षिण में आपका कौन सा है, शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो सही आंसर होता है आपका ए कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होता है आपका ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि नदी घाटियों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में संबोधित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो सही आंसर होता है सी। अब जानते हैं यहाँ पर कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की पहली परियोजना है। दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है यह भारत की पहली जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना साल 1948 में की गई थी। कृष्णा और गोदावरी नदियों के नहरों के जरिए जोड़ने वाली परियोजना का नाम जो है पट्टी सीमा है। अगर आपसे पूछ दे कि कृष्णा और गोदावरी को जोड़ने के लिए किस नहर को बनाया गया है, तो उसका नाम है पट्टी सीमा। आगे की अगर बात करें तो कृष्णा गोदावरी लिंक परियोजना सबसे कम यानी कि 1 वर्ष के अंदर पूरी होने वाली यह एक भारत की पहली परियोजना है। तो इसलिए इसके बारे में हमने चर्चा किया कि पट्टी सीमा क्यों प्रचलित है, तो यह भारत की सबसे कम समय में, यानी कि केवल 1 साल इसको लगे थे ना, केवल 1 साल लगे थे इसको बन के पूरे होने में। तो इसलिए चर्चे का कारण बना रहा। भारत की अगर पूछी जाए कि सबसे ऊंची बांध परियोजना कौन सी है, तो टिहरी बांध परियोजना है, टिहरी। और यह कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। किस नदी पे, तो भागीरथी नाम नदी पर, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा जो है वह टिहरी बांध परियोजना है। तो भागीरथी और भिलांगना नदी पर उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो पहले नंबर पे आता है आपका राजस्थान, दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आता है यूपी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और सबसे छोटा अगर पूछ दे, सबसे छोटा अगर पूछे राज्य तो वह है गोवा। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान को जो क्षेत्रफल है वह है 3,42,239 किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है राजस्थान का क्षेत्रफल है। और इस प्रकार से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सभी ने पता है कि सबसे बड़ा राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो घनत्व की दृष्टि से जो है वह वेस्ट बंगाल है, ठीक है। उसके बाद आपका बिहार है, ठीक है। तो ये आपके आ जाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका
आज का जो है 14वां सेशन, ठीक है, जीके जीएस का। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।